module reading of system of particle and rotations are continued. So if two sphere, if two sphere um, of same material and radii r1 and r2 are kept in contact, distance of the center of mass from center of first sphere is equal to the r1 cube by r1 cube plus r2 cube into r1 plus r2. And similarly, distance of center of mass from the center of mass of the second sphere is r2 cube by r1 cube plus r2 cube into r1 plus r2. So this is the formula. This is the formula. The location of center of mass of a system depend on the mass distribution within the system. Due to this location of center of mass changes whenever the shape of system changes, and also the relative position of particle change. तो दो चीज़ चेंज होता है, एक तो रिलेटिव पार्टिकल का पोजीशन भी चेंज होता है और रिलेटिव लोकेशन ऑफ चेंज व्हेनेवर शेप चेंज होगा तो उसका रिलेटिव पोजीशन भी चेंज हो जाता है. सिंपल. उसके बाद क्या है, अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. एस नंबर ये शेप ऑफ द बॉडी एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड फिगर. तो पहला सर्कुलर रिंग में क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग. अगर सर्कुलर रिंग का जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, एट द सेंटर. फिर सर्कुलर डिस्क के अंदर कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ द डिस्क. फिर थिन यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड के अंदर कहाँ होता है, एट द ज्योमेट्रिक सेंटर. अब वो एकदम ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है. फिर ट्रायंगुलर प्लेट पे कहाँ होता है, एट द सेंट्रॉइड पे होता है. ट्रायंगुलर प्लेन पे क्या चीज़, सेंटर ऑफ मास. और आगे स्क्वायर प्लेट पे कहाँ आता है, स्क्वायर प्लेट में एट द सेंटर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होता है. फिर रेक्टेंगुलर प्लेट पे कहाँ होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के पास होता है. उसके बाद हॉलो और सॉलिड स्फीयर पे कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर होता है. फिर हॉलो कॉन्स में कहाँ होता है, एट द हाइट ऑफ h/3, एट द हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस से लेके हाइट h/3 पे. और कहाँ सॉलिड कोन और पिरामिड में कहाँ पता है, सॉलिड कोन मतलब कोन है वो सॉलिड है. और पिरामिड शेप है इसका, तो उस पर कहाँ होता है, उस पर भी होता है हाइट एट द हाइट ऑफ h/4 पे होता है. इस पर h/4 पे होता है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस. ये इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है. सॉलिड कोन पे h/4, हॉलो कोन पे h/3. नेक्स्ट देखें तो सॉलिड और हॉलो सिलेंडर. अब सॉलिड या फिर हॉलो सिलेंडर होगा तो कहाँ पे होगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ओन एक्सिस. उसके एक्सिस के मिड पॉइंट पे होगा, दैट इज़ OC, दैट इज़ h/2 पे होगा. और आर्क ऑफ रेडियस और सबटेंडिंग एन एंगल अल्फ़ा एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहाँ पे होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r/अल्फ़ा साइन α/2 फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ कर्वेचर के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पास. तो वो क्या होगा, OC 2r/अल्फ़ा साइन α/2. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. फिर उसके बाद अब A1 आएगा, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r. कोई सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r है एट द डिस्टेंस ऑफ 2r/पाई फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो इसमें क्या है, OC पे है कहाँ पे, 2r/पाई पे. 2r/पाई पे मिलेगा सेमी सर्कल पे. 2r/पाई पे. इम्पोर्टेंट, 2r/पाई पे मिलता है. उसके बाद एट क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r. फिर क्या, एट डिस्टेंस ऑफ 4r/पाई√2 फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. फिर उसके बाद ये आएगा
क्वाड्रेंट, हाँ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल पे कहाँ मिलता है, 4r/π√2 पे। ये सब याद करने वाली चीज़ें है बस। और सेमी सर्कुलर डिस्क पे कहाँ होता है, OC दैट इज़ 4r/3π पे। ओके, एट डिस्टेंस ऑफ 4r/3π। ओके, फिर सॉलिड स्फीयर पे कहाँ होता है, 3r/8 पे। ओके, और फिर हॉलो हेमीस्फीयर पे दैट इज़ हेमीस्फेरिकल सेल पे कहाँ पे होता है, r/2 पे। ओके, और फिर हॉर्स शू मैग्नेट पे कहाँ होता है, एट द सेंटर विद इन द बाउंड्री लिमिट। ओके, सेंटर विद इन द बाउंड्री लिमिट यहाँ पे होता है पोजीशन। और फिर कहाँ पे, सेमी सर्कुलर एनुलर प्लेट पे कहाँ होता है, सेमी सर्कुलर एनुलर प्लेट अगर होगा तो कहाँ पे होगा, एट द डिस्टेंस ऑफ OC दैट इज़ 4r1² प्लस r1r2 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ओके, जहाँ पे होगा कहाँ पे, 3π और r1 प्लस r2। ओके, और फिर कहाँ होगा, फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री से। और फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो रिजिड बॉडी में कहाँ होता है, रिजिड बॉडी में इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी डू नॉट चेंज देन द इट्स बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। अच्छा, अगर उसका डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ पार्टिकल्स अगर चेंज नहीं होगा, बॉडी का चेंज नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। और शेप एंड साइज ऑफ रिजिड बॉडी रिमेंस कांस्टेंट, इसका शेप और साइज कांस्टेंट रहता है। ओके, इम्पॉर्टेंट लाइन है, शेप और साइज वो होता है कांस्टेंट रहता है। नो रियल बॉडी इज़ ट्रूली रिजिड, और जो हर एक रियल बॉडी जो होती है वो ट्रूली रिजिड नहीं होती, सिंस रियल बॉडीज डिफॉर्म अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस के उसमें इन्फ्लुएंस में वो क्या करती है, डिफॉर्म हो जाती है। रियल बॉडीज डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, अब रिजिड बॉडी का क्या मोशन है, फॉर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन in inclined plane without any sidewise movement, its motion down the plane is such that the particle of the body is moving together, that is with same velocity. The rigid body here is in pure translation motion. Okay, or a body is said to be pure rotation if every particle of the body moves in circle and the center of all the particle lie on the straight line. अगर सब center of कहाँ पे लाई होगा, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलेंगे हम लोग द एक्सिस ऑफ द मोशन। हाँ, एक्सिस ऑफ द मोशन पे होता रहता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है एक्सिस ऑफ द मोशन पे। फॉर द रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis of rotation and has its center on the axis of the rotation. हाँ, the rolling motion of a cylinder down an inclined plane is a combination of rotation and translation. ये किसका है, कॉम्बिनेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन है। द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी विच इज़ पाइवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज़ रोटेशन। ओके, इन सब अगर वो पाइवोटेड है तो उसका मोशन होगा तो वो है रोटेशन। ओके, और the motion of the rigid body which is not pivoted or fixed in some way is either a pure rotation, वो अगर ये तो pure rotation है, या फिर combination of the translation and rotation। हाँ, या तो वो pure rotation होगा या फिर combination of translation और रोटेशन का होगा। फिर आगे अगर देखेंगे तो व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी, तो देखते अभी पता चल जाएगा। एनालॉगी टू द काइनेटिक वेरिएबल ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन ट्रांसलेशन मोशन वी हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जगह पे। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, और एंगुलर वेलोसिटी होता है जो कि ओमेगा से डिनोट करते हैं, जो लीनियर वेलोसिटी के बराबर मतलब जैसी होती है, मगर होती नहीं है, जैसी होती है, उसको रिप्लेस कर देते हैं इन रोटेशनल मोशन। ओके, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इट इज़ द एंगल विच द रेडियस
वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन, ओके। रेडियस वेक्टर जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल डेट मूव्स अलोंग सर्कल थीटा, जो कि होता है अर्क लेंथ बाय रेडियस, ओके। अर्क लेंथ बाय रेडियस। एसआई यूनिट ऑफ रेडियन क्या होता है, एसआई यूनिट इस रेडियन, ओके। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है थीटा का, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर्स बिकॉज दे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, ओके। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर्स, जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं बिकॉज दे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आगे देखेंगे तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर नॉट वेक्टर बिकॉज दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करते। For n complete rotation, the total angular displacement is theta, that is 2 pi n radian। हाँ, n complete rotation के लिए, मतलब बहुत सारे complete rotation के लिए जो रोटेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 pi n हो जाएगा, ओके। 2 pi n एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और फिर आगे देखेंगे तो लेट थीटा डेल्टा थीटा बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी, देन पहला अगर ऐसा हुआ तो पहला क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टाइम, ओके। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इस, अब कितनी होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। मतलब ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग किससे, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। जैसे कि होता था ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल एस बाई डी एस बाई डी टी होता था ना वेलोसिटी। तो ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा टी, डी, हाँ डी टी, ओके, डी टी बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, डेल्टा नहीं बोल सकते इसको, डी टी बाई डी टी बोलते हैं, डी डेल्टा बाई डी टी, नॉट डी थीटा बाई डी टी, ओके। आगे देखते हैं अब इसमें क्या की नोट्स। अब कैसे की नोट्स है, इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड कंप्लीट एंड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन इन टी सेकेंड, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जब पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से और उसका कंप्लीट करता है एन रोटेशन, और कितने टाइम पे, टी सेकेंड में, देन उसका एंगुलर वेलोसिटी कहता है ओमेगा, कितना होता है, 2 पाई एन बाई टी, ओके। 2 पाई एन बाई टी इंपॉर्टेंट है, 2 पाई एन बाई टी। और फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड एन इज़ द फ्रीक्वेंसी, देन अब अगर टी टाइम है, टाइम पीरियड है, और एन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। हाँ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, जो कि हो सकता है और भी 2 पाई एन या फिर 2 पाई एफ भी बोल सकते हैं, ओके। 2 पाई एन, एन यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और आगे देखेंगे तो अदर यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज़ आरपीएम, और क्या, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज़ आरपीएस। 1 आरपीएस इज इक्वल टू 60 रोटेशन पर मिनट, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, ओके। और अगर 1 आरपीएम बोले तो कितना, π/3 रेडियस पर सेकेंड, नो रेडियन पर सेकेंड, π/3, π/30 सॉरी। फिर 1 आरपीएस कितना होता है, 2 पाई रेड्स होता है,